हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी की लेखिका हैं विनीता राहुरीकर जी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अंकित तो घर में आया तो सुषमा ने जल्दी से खाना गर्म करके उसके लिए प्लेट में खाना परोस दिया। अंकित कमरे में जाकर कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोआया और खाना खाने बैठ गया। आपने खा लिया? रोज की तरह अंकित ने पहला कौर मुंह में लेने से पहले मानो आदत अनुसार औपचारिक प्रश्न पूछा। हाँ, खा लिया। सुषमा ने भी रोज की तरह औपचारिक उत्तर दिया। बेहान? अंकित की तरफ से दूसरा प्रश्न आया। वह खाना खाकर सो गया है, सुषमा ने बताया। हालांकि बेहान रोज ही अंकित के आने तक सो जाता है आजकल, और हर रोज इस प्रश्न का उत्तर अंकित पहले से ही जानता है। तब भी उत्तर सुनने के बाद उसके चेहरे पर हर रोज की तरह एक अपराध बोध की छाया उभर आती है। मन गिलानी से भर जाता है। रोज सोचता हूँ जल्दी आ जाया करूँ, लेकिन ऑफिस में काम ही इतना होता है। दिन भर भले ही काम ना आए, लेकिन शाम होते ही एक के बाद एक कॉल, मीटिंग। अंकित जैसे अपने अपराध बोध से उबरने की असफल चेष्टा करते हुए खुद को ही भरमाना चाहता है। सुषमा कुछ नहीं कहती है। वह अंकित के देर से आने की वजह जानती है। जल्दी घर आकर करेगा भी क्या? खाली दीवारों पर यादों के पलस्तर को खरोंच कर मन को लहूलुहान करता रहेगा। हाँ, बस बिहान के लिए बुरा लगता है। उस मासूम को अभी पिता के प्यार की भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन वह उससे वंचित हो गया है। जब पिता भावनात्मक रूप से स्वयं ही टूटा हुआ है, तो ऐसे में वह अपने बेटे को कैसे संबल देगा? अंकित को स्वयं ही अभी भावनात्मक संबल की आवश्यकता है। वह भी तो पूरी तरह से टूट गया है। उसका जीवन भी तो असमय ही अस्त व्यस्त हो गया है। जीवन नैया बीच मझधार में हिचकोले खा रही है। न इस पार किनारा है, न उस पार किनारा है। सुषमा ने गहरी सांस ली। अंकित खाना खत्म कर थाली वॉश बेसिन में रखकर बिहान को देखने चला गया। सुषमा बर्तन समेटने लगी। अंकित रोज थोड़ी देर बिहान के पास बैठता, नींद में ही उसे दुलार लेता। सुबह तो बस उसके ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए रहते ही उसके सिर पर हाथ फेर पाता है, और रात में उसके सोने के बाद बस नींद में उसके सर पर हाथ फेर देता है। अंकित की आंखें भर आईं, गला रुंध गया। मन किया फूट फूट कर रोले, लेकिन अपने आप को रोक लिया। सोते हुए भी बिहान के मुख पर एक अव्यक्त सी पीड़ा थी। थोड़ी देर उसके पास बैठने के बाद वह उठकर अपने कमरे में चला गया। बर्तन समेटकर सुषमा बिहान के पास आकर लेट गई। बिहान नींद में कुनमुनाया। सुषमा उसे थपकने लगी। रात के अंधेरे में दिन भर मन के कोने में दुबका बैठा दर्द उठकर दिल दिमाग पर हावी हो गया। कितने महीने हो गए रिया को गए हुए, लेकिन वह जख्म अभी तक ताजा था। दिन तो घर के कामों में और नन्हे बिहान की देखभाल में जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रात की नीरवता निस्तब्धता में एक दर्द, दुख, स्वप्न सा सीने पर आकर सवार हो जाता है। बिहान के बचपन की गतिविधियों में, बाल सुलभ चेष्टाओं में पूरे समय जैसे रिया का बचपन आंखों के सामने घूमता रहता है। रात भर रिया के जन्म से लेकर उसके जाने तक की स्मृतियां चलचित्र की भांति मन के पर्दे पर घूमती रहती हैं। रिया सुषमा की इकलौती संतान, जान से प्यारी बेटी, जिसे उन्होंने पलकों पर बिठाकर पाला था। पति की असमय मृत्यु के बाद वही उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी, उनके जीवन का आधार, उद्देश्य थी। उसे देखकर ही वह जीवन की दारुण पीड़ा सह गई थी। उनके जीवन का केंद्र बस रिया थी, इसलिए अपनी बेटी से उनका जुड़ाव और स्नेह भी बहुत अधिक था। रिया थी भी तो बहुत संवेदनशील और प्यारी। सिर्फ देखने में ही नहीं, वरन स्वभाव की भी मधुर थी और पढ़ने में भी तेज थी। तभी तो कम उम्र में ही एमबीए करके अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी उसे। तब वो कॉलेज में छुट्टी लेकर अहमदाबाद चली आती थी उसके पास, और फिर जल्दी ही उन्होंने BRS ले लिया ताकि रिया के साथ रह सकें। बेटी से दूर अकेले घर में उनसे रहते ही नहीं बना। उनके साथ रहने से रिया को भी सहारा हो गया। दोनों समय गर्म घर का खाना तो मिल ही जाता था उसे। अहमदाबाद में ही फिर उन्होंने अपना खुद का घर ले लिया। छोटी सी दुनिया थी उनकी, लेकिन बहुत खुशहाल थी। 3 साल उसी हंसी खुशी में निकल गए। अब सुषमा को हर माँ की तरह रिया के ब्याह की चिंता सताने लगी। दूर पास के रिश्तेदारों से उसने रिया के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने के लिए कहा। सुषमा को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। रिया के साथ ही कंपनी में काम करने वाला अंकित उससे विवाह करने का इच्छुक था। सुषमा ने अंकित को घर बुलवाया। पहली नज़र में ही अंकित उसे भला लगा। उसके माता पिता नहीं थे, बड़े भैया भाभी विदेश में रहते थे। अंकित सभ्य व सुसंस्कृत लगा उन्हें, और उन्होंने विवाह के लिए सहर्ष हामी भर दी। अंकित के भैया भाभी भी दोनों बच्चों को लेकर महीने भर के लिए भारत आए। सुषमा ने विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिया के सिवा उसका था भी कौन। खूब धूमधाम से बेटी की शादी की थी। रिया की विदाई के बाद वह एकदम अकेली रह गई थी, लेकिन तब भी उसका सुखी जीवन देखकर वह प्रसन्न थी।
अंकित रिया को पलकों पर बिठाकर रखता। दोनों बहुत खुश थे और उन्हें खुश देखकर सुषमा के दिल को बहुत सुकून मिलता। जीवन में चारों ओर सुख संतुष्टि थी। पहले वो और रिया एक छोटा सा परिवार थे, अब उसमें अंकित भी जुड़ गया था। और 2 साल बाद जब बिहान का जन्म हुआ तब तो सुषमा फूली नहीं समाई। सुख जैसे चारों ओर से उन पर बरस रहा था। बिहान के जन्म के समय से ही अंकित ने जिद करके उन्हें अपने पास ही रख लिया था। पहले रिया की देखभाल, फिर नन्हे बिहान का आगमन। दिन जैसे पंख लगाकर उड़ रहे थे। 6 माह बाद रिया ने दोबारा कंपनी ज्वाइन कर ली थी। सुषमा का सारा दिन बिहान की देखभाल में बीतता था। उसके लिए तो जैसे रिया का ही बचपन लौट आया था। लेकिन मात्र 8 दिन में ही उन सबकी जिंदगी बदल गई। हंसते खेलते खुशहाल परिवार को जैसे किसी की नज़र लग गई। सारी सावधानियां बरतने के बाद भी रिया न जाने कैसे कोरोना की चपेट में आ गई। और पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी, बड़े अस्पताल में इलाज मिलने के बाद भी रिया को बचाया नहीं जा सका। सुषमा के सीने में एक हुक उठी जिसे पल भर भी अपने से, अपनी नज़रों से दूर नहीं रखा था। अंत समय में वे उसी बेटी के लिए कुछ भी ना कर पाई, ना उसकी देखभाल कर पाई, ना उसके पास बैठ पाई, ना उसके सर पर हाथ फेर कर सांत्वना ही दे पाई। अकेली अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रिया अकेले ही वहां से दूसरी दुनिया में चली गई। कितना कठिन था ये स्वीकार करना कि जिसे 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया था, वह संतान चली गई और वे रह गईं। पत्थर हो गई थी वह। दुनिया एकदम बेमानी सी लगने लगी थी। कोई नहीं रह गया था अब उनका अपना कहने को। मौत उन्हें ही क्यों नहीं ले गई? उनकी जिंदगी में अब बचा ही क्या था? लेकिन रिया के सामने तो अभी सारी जिंदगी पड़ी थी। बिहान का पालन पोषण, अंकित का साथ, सब कुछ। एक जीवन ही तो चाहिए था। मौत को तो सुषमा को ले जाती। बहुत जोर से रुलाई आई सुषमा को, लेकिन खुद को रोक लिया जैसे तैसे। बड़ी मुश्किल से सोता है बिहान, कहीं रोने की आवाज से उठ न जाए। 4 वर्ष की आयु में ही माँ को खो दिया। रात रात उठ उठ कर कैसे सुबकता था माँ के लिए। दिन भर भी गुमसुम सा घर भर में माँ को ढूंढता रहता था। बिहान के लिए सुषमा को सीने पर पत्थर रखकर अपना दुख भूल जाना पड़ा। सभी का जीवन तो एक रिया के न रहने से बिखर गया। अंकित भी तो कितना एकाकी हो गया है। वह तो फिर भी बिहान की देखभाल में खुद को व्यस्त रख लेती हैं, लेकिन अंकित को अकेले कमरे में रिया की कमी कितनी खलती होगी। 8 महीने हो गए, अंकित को एक बार भी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। बस यंत्रवत काम करता है, ऑफिस जाता है। सुषमा को उसकी भी चिंता होती है। पहाड़ सा जीवन अकेले कैसे कटेगा? दोबारा घर तो बसाना ही पड़ेगा उसे। और ये ध्यान आते ही उसके दिल में जैसे तीर सा चुभ जाता है। अंकित की दूसरी शादी हो गई, तब सुषमा का क्या होगा? टूटते दिल का एक ही तो सहारा है, बिहान। अंकित की नई पत्नी आ गई तो सुषमा किस अधिकार से फिर इस घर में रह पाएगी? रिया के कारण ही अंकित से रिश्ता है उसका। अब वो डोर तो नहीं रही ना। सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये घर छूटा तो वापस उस घर में जाकर बिना रिया के कैसे जी पाएगी? और यहाँ पर भी घर के चप्पे चप्पे में बसी रिया की यादों के साथ जीना कठिन होता जा रहा है। समय बीतता गया और रिया को गए 1.5 बरस हो गया। अंकित के परिवार वाले, उसके भैया भाभी अब उस पर दूसरी शादी का जोर डालने लगे थे। स्वयं सुषमा के रिश्तेदार भी दबी जुबान से अंकित के पुनर्विवाह के बारे में पूछने लगे थे। मानवीय दृष्टि से सुषमा भी समझ रही थी कि अंकित के लिए जीवन में किसी का साथ होना जरूरी है। और वहीं भीतर की माँ पीड़ा से भर जाती। सुषमा लगातार इन 2 भावनाओं के द्वंद्व में ही जी रही थी। मन पर पत्थर रखकर उसने अंकित से भी कह दिया कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अंकित सिर झुकाए चुप रह गया। उसके भैया भाभी सुषमा से ही आग्रह करते कि वही अंकित को समझाएं शादी के लिए। इसी उहापोह में कुछ दिन बीत गए। इधर कुछ दिनों से सुषमा अंकित में आए बदलाव को देख रही थी। वह खुश तो नहीं दिखता, लेकिन अब सहज लगने लगा था। चेहरे पर पुनः पहले जैसी ताजगी झलकने लगी थी। कपड़े भी ब्राइट कलर्स के पहनकर ऑफिस जाता। एक दिन रात में लौटा तो उसके पास से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। सुषमा की अनुभवी आंखें सब समझ गईं। जल्दी ही पता चला उसके भैया के एक पहचान वाले हैं। अमेरिका में उनके ही किसी रिश्तेदार की भांजी है। माता पिता बचपन में ही एक्सीडेंट में चल बसे। मामा मामी के यहाँ ही पली बड़ी है। अंकित के भाई ने ही उसे उस लड़की से मिलने को कहा था। अंकित उससे मिला और सादगीपूर्ण सरल सी वह लड़की उसे अच्छी लगी। कुछ मुलाकातों में वह अंकित को भा गई। सीधे सरल घरेलू स्वभाव की है लीना। बिहान को भी संभाल लेगी। हम तो अभी आ नहीं पाएंगे, आपको ही सब संभालना है। हमने अंकित को कह दिया है, वह कल लीना को लेकर आएगा आपको मिलवाने।
अंकित के भाई ने फोन पर सुषमा से कहा। सुषमा ने उन्हें आश्वस्त किया, इस मामले में कुछ कहने का तो उसे कोई अधिकार भी नहीं था। वह ना तो अंकित की माँ है और न रिया अब इस दुनिया में है। ये अंकित का व्यक्तिगत मामला है। लेकिन तब भी सुषमा का मन अनायास ही भारी हो गया। एक माँ के लिए यह अत्यंत ही कठिन और वेदनामयी स्थिति थी। उस दिन रिया की याद में वह दिन भर रोती रही। दूसरे दिन शाम को अंकित लीना को लेकर घर आया। सुषमा ने भरसक अपने आप को संयत रखा। बड़ी ही अजीब सी स्थिति थी उन तीनों की। लेकिन अब जीवन में आने वाले कुछ समय तक इन स्थितियों को झेलना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद औपचारिक बातचीत के बाद अंकित लीना को उसके घर पहुंचाने गया। उसके बाद अक्सर ही लीना घर आने लगी। सुषमा और बिहान के साथ बैठी बातें करती, थोड़ा समय गुजारती। एक व्यक्ति के तौर पर लीना सुषमा को अच्छी लगी। कम से कम इतने परिचय तक तो वह सौम्य ही प्रतीत हुई। मगर सुषमा के भीतर जो एक माँ का दिल है, वह पूरे समय अपनी रिया के लिए रोता रहता। आखिर में दोनों परिवारों के मध्य सहमति से शादी की तारीख तय हुई। शादी कोर्ट में ही होना तय हुआ। अंकित के आग्रह पर सुषमा को उनके साथ लीना के लिए कपड़े गहने आदि लेने जाना पड़ा। पल पल उसे रिया के विवाह के समय की गई तैयारियां याद आती। उस समय कितना उत्साह था मन में, कितना चाव था, और अब पीड़ा का बारा पार नहीं। नियत तारीख को अंकित और लीना की शादी पर कोर्ट की मोहर लग गई और अंततः लीना इस घर में आ गई। सुषमा ने उसका स्वागत किया और सभी को असमंजस की स्थिति से बचाने के लिए नन्हे बिहान को लेकर कॉलोनी के पार्क में चली गई। रात में भी वे बहुत जल्दी ही बिहान को लेकर कमरे में चली गई। आज रिया के घर पर, उसकी गृहस्थी पर, पति पर, सब पर किसी और का अधिकार हो गया। रिया का न होना आज उन्हें सबसे अधिक तीव्रता से महसूस हुआ। रात भर वह रोती रही। दूसरे दिन सुबह से ही जैसे जीवन ही कुछ और हो गया। सब कुछ बदल गया था। सुषमा तब भी उठी, रोज की तरह बिहान को तैयार करके ऑनलाइन क्लास के लिए बिठाया, नाश्ता बनाया। तब तक लीना भी आ गई। लाइए मैं कुछ मदद कर दूं, बताइए क्या करना है, लीना ने पूछा। नाश्ता तैयार है, बस डाइनिंग टेबल पर लगाना है, सुषमा ने कहा। लीना ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद लीना पूछ पूछ कर काम में सुषमा की मदद करती जा रही थी। 2-3 दिनों में ही उसने रसोई घर की अधिकांश व्यवस्था देख ली कि कहाँ क्या रखा है। अब सुषमा को अपना यहाँ रहना व्यर्थ लगने लगा। अपनी बेटी की यादें जहाँ बसी हुई हैं, उस घर को छोड़कर चले जाना पीड़ादायक तो था, लेकिन अब यहाँ रहने का न उन्हें अधिकार था और न औचित्य ही था। साथ ही रिया की जगह किसी दूसरे को उसके घर में रहते देखना भी एक माँ के लिए कम पीड़ादायक नहीं था। जब चौथे 5वें दिन रात में तीनों खाना खाने बैठे, तब सुषमा ने कहा, मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। अपने घर? ये भी तो आपका ही घर है, अंकित चौंक कर बोला। है तो बेटा, लेकिन वह घर भी तो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। सोचती हूँ थोड़ी साफ सफाई ही कराऊं। सुषमा ने एक कारण ढूंढ लिया। ऐसा है तो 2-1 मजदूरों को लगाकर सफाई करवा लेंगे, आपको जाने की क्या जरूरत है, लीना ने कहा। बड़ी मुश्किल से सुषमा ने उन्हें मनाया कि वह कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी, अभी उसे जाने दे, मैं भी आपके साथ चलूंगा नानी। बिहान सुषमा के गले में बाहें डालकर मचल गया। दूसरे दिन सुषमा बिहान को लेकर अपने घर आ गई। अंकित उसे पहुंचा गया था। लीना भी जिद करके साथ आ गई। शाम तक दोनों ने मिलकर घर ठीक ठाक कर लिया और जरूरी सामान भी ले आई। लीना ने पूरी मेहनत से सुषमा का हाथ बटाया था और सुषमा को हर पल अपनी रिया की याद आ रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने दुख को नियंत्रण में रखा। काम करते हुए सुषमा के मुंह से 1-2 बार रिया का नाम भी निकल गया। उसने लीना को रिया कहकर ही पुकार लिया। लीना भी सहज भाव से मुस्कुराती हुई पास आ गई थी। जी कहिए माँ, लीना ने सकुचाकर माँ शब्द को मुंह में ही रोक लिया। वह भी समझती थी कि सुषमा को शायद ही अच्छा नहीं लगेगा। अपनी बेटी की याद में विकल यह माँ लीना को इस घर में देकर भले ही 2 क्षण के लिए अपना दर्द भूलकर उसे अपनी बेटी समझ रिया पुकार लेती है, लेकिन इससे वह रिया की जगह तो नहीं ले पाएगी ना। कुछ नहीं बेटा, मैं कह रही थी बहुत देर हो गई काम करते हुए, अब तुम आराम करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सुषमा के मुंह से अनायास लीना के लिए आज पहली बार बेटा संबोधन निकल गया। आप भी तो सुबह से काम में लगी हैं, आप बैठिए, चाय मैं बना लाती हूँ, कहते हुए लीना किचन में चली गई। सुषमा सोफे पर बैठ गई। उसने देखा अपने लिए बेटा सुनकर लीना की आंखों में नमी तर गई थी और चेहरे पर एक खुशी। उसने एक गहरी सांस ली। एक वो है जो अपनी बेटी के चले जाने से दुखी है और एक ये है जो अपनी माँ को असमय खो चुकी है। आखिर ये भी तो किसी की बेटी ही है। इसने कोई उनकी बेटी रिया को हटाकर उसका स्थान तो लिया नहीं है। रिया तो पहले ही ऐसी जगह जा चुकी थी जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता।
यह तो बस मजबूरी बस उसकी खाली जगह में बसा दी गई है। बिन माँ बाप की बच्ची, मामा मामी ने भी सर से बोझ उतार दिया बस। पहली बार सुषमा को पहली बार सुषमा को लीना से अनायास ही सहानुभूति हो आई। कोई भी लड़की दुहाजू से शादी क्यों करना चाहेगी, वह भी एक बच्चे के बाप के साथ। उसके भी तो अपने भाभी जीवन साथी को लेकर कुछ सपने रहे होंगे। ये लीजिए चाय। लीना ने उसे चाय दी और खुद बिहान को दूध बिस्किट खिलाने लगी। 2 दिन तक बिहान लीना से सकुचाता रहा, लेकिन अब थोड़ा सहज हो गया था लीना के साथ। हालांकि अब भी उसे आंटी ही कहता था। सुषमा सोच रही थी अब बिहान से कहेगी लीना को माँ कहने की आदत डाले। यह सोचना भी सुषमा के लिए असहाय था, लेकिन अब सच तो यही था। रात में लीना ने वहीं खाना बनाया और खाना खाने के बाद वह और अंकित अपने घर चले गए। सुषमा बिहान को कहानी सुनाते हुए सुलाने लगी। अगले दिन दोपहर में ही सुषमा के मोबाइल पर लीना का फोन आया और बोली, कुछ नहीं, बस आज घर में अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। आप कब आ रही हैं? लीना पूछ रही थी। कल ही तो आई हूँ, अभी कुछ दिन तो रहूंगी यहीं, सुषमा ने कहा। वह चाहती थी जल्द से जल्द लीना अपना घर संभाल ले और सुषमा यहीं रह जाए। जितनी देर होगी उतना ही दुख भी बढ़ता जाएगा। आखिर एक दिन तो सुषमा को अकेले ही रह जाना है, तो व्यर्थ मोह के झूठे बंधनों में खुद को क्यों बांधती रह जाए। लेकिन दूसरे दिन ही लीना खुद ही सुषमा के घर चली आई। अंकित उसे छोड़कर ऑफिस चला गया। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आपके और बिहान के बिना। घर तो जैसे काट खाने को दौड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से कल दिन गुजारा, आज तो मन ही नहीं किया घर पर रहने का, लीना आते ही बोली। बिहान और सुषमा को देखते ही उसका चेहरा खिल गया था। दिन भर लीना हंसी खुशी रही। रात में सबको खाना खिलाकर वह घर चली गई, मगर दूसरे दिन फिर हाजिर हो गई। आखिर 4-6 दिन बाद उसकी जिद पर सुषमा को दोबारा अंकित के घर आना ही पड़ा। सुषमा ने सोचा था कुछ दिन बाद बिहान को यहीं छोड़कर वह अकेले ही अपने घर चली आएगी। अब की बार अब वह बिहान को भी समझाती, लीना को माँ कहे। बिहान को अब भी अपनी माँ की याद थी, लेकिन सुषमा के समझाने पर वह धीरे धीरे लीना को माँ कहने लगा। सुषमा अब भी जब भी जाने की बात कहती थी तो लीना रोक लेती। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। लीना सुषमा को माँ तो नहीं पुकारती, लेकिन स्नेह और आदर वही देती थी। सुषमा न चाहते हुए भी रिया की आखिरी निशानी अपने नाती बिहान के मुंह में और लीना के अच्छे व्यवहार और अपनेपन के कारण एक तरह से बंधती जा रही थी। वह संकोच के मारे वहां रहना नहीं चाहती थी और मन कड़ा करके जा भी नहीं पा रही थी। तभी लीना की तबीयत थोड़ी सुस्त रहने लगी। वह माँ बनने वाली थी। अंकित अब पहले सा ही खुश रहने लगा था। मानवता के नाते और एक स्त्री होने के नाते सुषमा लीना की इस अवस्था को समझती थीं। जिस तरह वह रिया के खाने पीने का ध्यान रखती थीं, उसी तरह लीना का भी रखती। कभी कभी तो वह भूल ही जाती कि ये रिया नहीं कोई और है। जब तबीयत ठीक होती तब लीना भी सुषमा का खूब ध्यान रखती। सर में दर्द होता तो सर दबा देती, बाम लगा देती। भीतर उठती रहती दर्द की टीसों के बाद भी ऊपर से जीवन बहुत कुछ सहज हो चला था। अंकित लीना को अब समय पर डॉक्टर के यहाँ दिखा लाता था। लीना की डिलीवरी में 10 दिन बचे थे कि अंकित को अचानक ऑफिस के जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। वह जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन लीना और सुषमा ने कहा कि बच्चे के जन्म में तो अभी 10 दिन ही बचे हैं, वह चला जाए। 2 दिन में ही वह आ जाएगा। अंकित चला गया। जिस दिन सुबह अंकित जाने वाला था, उसी रात में अचानक सुषमा पानी पीने के लिए उठी तो उसे लीना की कराहट सुनाई दी। सुषमा उसके कमरे में गई तो देखा लीना दर्द से कराह रही थी। रिया के जाने के बाद से सुषमा कभी इस कमरे में नहीं आई थी, मगर उसे देखकर एक सुखद आश्चर्य हुआ कि टेबल पर आज भी उसी जगह अंकित और रिया की साथ वाली तस्वीर रखी हुई है। लीना की स्थिति देखकर वह समझ गई कि इसे अस्पताल ले जाना जरूरी है। सुषमा ने तुरंत टैक्सी बुक की और लीना के लिए बैग जमाने को अलमारी खोली तो सन्न रह गई। उसमें अभी भी रिया का सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। सुषमा का मन भी गया। लीना ने रिया के किसी सामान को हटाया नहीं था, उसे ज्यों का त्यों अब तक सहेज कर रखा था। लीना, तुम्हारे कपड़े और बच्चे के लिए जो कपड़े लाए थे वे कपड़े कहाँ हैं? अस्पताल के लिए बैग तैयार करनी होगी, सुषमा ने पूछा। लीना ने दीवार में बनी एक दूसरी अलमारी की ओर इशारा किया। सुषमा ने तुरंत जरूरी सामान भरा और बिहान को उठाया। तब तक टैक्सी भी आ गई। उसने सहारा देकर लीना को टैक्सी में बिठाया और ड्राइवर से अस्पताल चलने को कहा। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। सुषमा दर्द में तड़पती लीना को ढांढस बंधाती जाती और टैक्सी वाले से जल्दी चलने को कहती। 15 मिनट में ही वह लोग उसी अस्पताल में पहुंच गए। यहाँ के डॉक्टर की देख रेख में थी लीना। बाहर एक फॉर्म पर दस्तखत करवाकर डॉक्टर ने सुषमा से पूछा, आप? मैं इसकी माँ हूँ, सुषमा ने कहा। बहुत दर्द हो रहा है इसे, प्लीज जल्दी देखिए।
आप चिंता मत करिए, कहते हुए डॉक्टर लीना को लेबर रूम में ले गई। सुषमा बिहान को लेकर वहीं बाहर लगी कुर्सियों पर बैठ गई। अब उसने अंकित को भी फोन कर दिया, वह रास्ते में ही था। करीब 2 घंटे बाद नर्स ने आकर बताया कि लीना को बेटी हुई है। 15 मिनट बाद नर्स ने एक नन्ही सी गुड़िया को लाकर सुषमा की गोद में दे दिया। बिहान अपनी छोटी सी बहन को देखकर अचंभित भी था और खुश भी था। थोड़ी ही देर बाद लीना को भी एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। कैसी हो अब, दर्द तो नहीं हो रहा? सुषमा ने बच्ची को पालने में सुलाकर लीना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ठीक हूँ, लीना मुस्कुराकर बोली। बहुत सुंदर बच्ची है, एकदम तुम्हारे जैसी, सुषमा पालने की ओर देखते हुए बोली। बिहान अपनी बहन को निहारते हुए धीरे धीरे पालना झुला रहा था। आपकी रिया लौट आई है। अपनों को खोने का दर्द मैं समझती हूँ। अपने माता पिता को खो चुकी हूँ। पिछले 9 महीनों में रात दिन मैंने बेटी की ही कामना की थी ताकि आपको आपकी रिया लौटा सकूं। लीना भरे गले से बोली। पगली, ये तो मेरी नातिन है। मेरी रिया तो मेरे जीवन में उसी दिन लौट आई थी जिस दिन तू इस घर में आई थी। तू ही मेरी रिया है। सुषमा उसके बाल सहलाकर बोली। सच माँ? लीना की आंखों से आंसू बहने लगे। बस सुषमा के गले लग गई। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना माँ, कभी नहीं मेरी बच्ची। सुषमा उसकी पीठ थपथपाने लगी। पर्दे की आड़ में खड़ा अंकित माँ बेटी का मिलन देखकर अपनी आंखें पोंछ रहा था। आज उसका परिवार फिर से पूरा हो गया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।